अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं? और बच्चे पहले से इंतज़ार कर रहे थे आज सर क्लास स्टार्ट नहीं हुई, 3 बज गए हैं। तो आज एक थोड़ा सा काम ज़रूर करेंगे हम कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 अलग अलग टॉपिक थे जिसको हमारी टीम ने कोशिश किया कि आज एक दिन में कवर करा दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे आज इसके पूरे MCQs के बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलें, हमज़ा ऑल्सो आ गए क्लास में माशाल्लाह, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये बेसिकली आपके बुक के मुताबिक, कोर्स के मुताबिक 2 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर नंबर 13 है, एक चैप्टर नंबर 14 है। तो इसके MCQs से पहले हम बात कर लेंगे और इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि MCQs के साथ साथ इसकी थ्योरी को मैं डिस्कस करा दूंगा क्लास में ही, ठीक है। चलें, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, ठीक है, डन। चलें भाई, तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। आज अगर मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लूँ आप लोगों से, तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आमतौर पर हम मिरर पे बात करते हैं। सिर्फ मैट्रिक लेवल पे थोड़ा सा मैं अपने महदूद रहकर बात करता हूँ कि आपको प्लेन मिरर को पढ़ना होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ना है। मिरर के टाइप्स पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, उसके आमतौर पर यूजेस पढ़ लेते हैं। तो इसमें अगर हम नोट करें ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में MCQs नंबर 1 पे मैं बात कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है MCQs नंबर 1 में, क्या लिखा हुआ है बेटा? द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा तो हमारे पास ये मिरर कौन सा कहलाएगा जी? मरियम अलीम एक स्टूडेंट हमारे पास पहले से मौजूद है, मोहम्मद हमज़ा भी आ गए, ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम आमिर, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक है। तो एक मिरर हमारे पास है हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो कर्व आउटसाइड है, आउटसाइड से। तो आमिर कह रहे हैं कि सर ये ऑप्शन सी है। हमज़ा ऑल्सो ऑप्शन सी कह रहे हैं, हमज़ा भी, ठीक है। अब देखो इसकी तरतीब क्या है। इसकी तरतीब अगर मैं बोलूँ, बिल्कुल ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या होगा, पहले सुन लो। कॉन्वेक्स मिरर में अगर तुमसे मैं बात करूँ ना, तो तुम्हारे पास इसकी कंडीशन ऐसे बन जाती है मेरे बेटा। तुम्हारे पास इसकी कंडीशन ऐसे बन जाती है कि अगर मैं एक मिरर को ऐसे आउटवर्ड वाले ऐसे बना लूँ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड, तो ये इस तरह से होगा, इनवर्ड पॉलिश्ड होगा, इनवर्ड ऐसे पॉलिश्ड होगा। और ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो आकर इससे हिट करेगी वो इसको क्या करेगा भाई? रिफ्रैक्ट करेगा, वो डाइवर्ज कर देगा, सॉरी डाइवर्ज कर देगा। ये कंडीशन होती है हमारे पास, सॉरी ये वाला ऐसे फैक्टर में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है बेटा। आमिर ओके, ओके आमिर, समझ में आ गया, डायग्राम से क्लियर हो गया ये, ठीक है बच्चे। और हमज़ा ऑल्सो, मरियम अलीम भी आ गए हमारे क्लास में, ओके मेरा बेटा। अच्छा, अगली कंडीशन देखोगे, ठीक है, थैंक यू हमज़ा। अच्छा, अब अगली कंडीशन अगर देखोगे ना तुम, तो तुम्हारे पास है द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। अच्छा, अब इनवर्ड वाली कंडीशन आ गई है, तो इनवर्ड में क्या होना चाहिए भाई? प्लेन मिरर। फिर हमारे पास एक और सवाल आता है कॉन्वेक्स मिरर, फिर सिलेंड्रिकल मिरर और इसके साथ साथ कॉनकेव मिरर। अब कौन सा है? अब कौन सा आएगा भाई जी? अब ऑप्शन डी, बिल्कुल बच्चे कहते हैं कि सर ये कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है, ये कॉनकेव हो जाएगा। और इसका डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। और इसको थोड़ा सा मैं कलर लेके तुम्हारे लिए काम कर लूं। ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे ऑफ लाइट आकर हिट करेगी इससे, पैरेलल रे,
और ये पैरेलल रे को अगर मैं नोटिस करूँ यहाँ से ऐसे, तो इसको अगर मैं नोटिस करूँ ना, तो इसमें ये सब के सब एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाएंगे, कन्वर्जिंग मिरर वाली कंडीशन में ऐसे आ जाएगा। इसका फोकल लेंथ हमेशा इस कंडीशन में अगर आप नोट करें तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये एफ है। ओके, जज़ाकल्लाह। चलें भाई, एक तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरा फैक्टर देखोगे, अब दूसरा फैक्टर अगर देखोगे हमारे पास तो क्या होगा मेरा बच्चा, दूसरे फैक्टर में अगर मैं नोटिस करूँ ना तुम्हारे पास, तो इसमें अगर ओवरऑल अगर मैं डिस्कस करूँ तुम्हारे पास, तो नंबर 3 में द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू, मिरर इन व्हीकल। हाँ भाई, व्हीकल में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? जी बेटा, मिरर में कौन सा इस्तेमाल होता है हमारे पास? चलें, मिरर का आंसर कौन सा होगा जो आमतौर पर हम रेयर व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हीकल में, बाइक्स वगैरह में, गाड़ियों में। तो इसके मिरर को अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो ये मिरर होगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। जनरल कंडीशन हमारे पास ऑप्शन ए में होता है, कॉन्वेक्स मिरर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आमिर आवाज़ आ रही है मेरी? हमज़ा बेटा आवाज़ आ रही है? चलें, तो एक तो हमारे पास, हाँ बिल्कुल, थैंक यू, एक तो हमारे पास ये आ गया ऑप्शन ए, ठीक हो गया। इसके यूजेस भी आते हैं एग्ज़ाम में, ख्याल रखिएगा, इसके इस्तेमालात भी आते हैं डेली लाइफ में, तो उसको भी आप नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक, चलें नेक्स्ट। उसके बाद द इमेज विच इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर। हाँ भाई, मिरर के बिहाइंड जो इमेज फॉर्म होता है उस इमेज को क्या कहते हैं? आमतौर पर प्लेन मिरर में ऐसा काम होता है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें ना, तो प्लेन मिरर अगर मेरे पास कुछ इस तरह से है, ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में मैं लाइट रे को डिस्कस करूं तुम्हारे लिए, एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये पॉलिश साइड है, ये प्लेन मिरर का पॉलिश साइड है। तो हकीकत में हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर 3 मीटर पे ही फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। थैंक यू। ओके आमिर, आंसर दे दिया। हमज़ा थैंक यू बेटा, आंसर आ गया हमारे पास, परफेक्ट हो गया। चलें, ओके, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलें, ओके, वर्चुअल इमेज बन गया हमारे पास। MCQs नंबर 4 हो गया। ना MCQs नंबर 5 पे अगर तुम देखो ना, तो MCQs नंबर 5 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन लाइट। अच्छा, इनमें से कौन सा पैरेलल कंडीशन में? ठीक है, अच्छा, अब पैरेलल में क्या है? तो अब पहली कंडीशन में क्या है कि कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा, फिर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर, और फिर 2 प्लेन मिरर प्लेस एट 90 टू ईच अदर, और कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। जी, इनमें से पैरेलल जो है, पहले सवाल को अच्छी तरह समझ लोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक, तो इसका आंसर सिंपल हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, कि ये होगा कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ऑप्शन हमारे पास ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, और इसके फोकल लेंथ के बारे में भी अभी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें, डन। न्यूमेरिकल में इसके फोकल लेंथ पे भी बात करना है, दोनों के फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है आप लोगों ने। ठीक है बच्चों, ओके, आंसर भी आ गया, आमिर का भी आंसर आ चुका है, और हमज़ा का भी आंसर आ चुका है। गुड, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट, अगली कंडीशन। अगला हमारे पास सवाल देखो, सवाल नंबर 6 है।
देखो सवाल नंबर 6 में क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जी हाँ भाई, कौन सी कंडीशन में कॉनकेव मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में लार्जर इमेज फॉर्म करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। बी में व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। और सी में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड डी में व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब एक बियॉन्ड 2f की बात हो रहा है, एक विद इन द 2f की बात हो रहा है, एक विद इन द f की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अगर इस पूरी कंडीशन में अगर आप देखो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कंडीशन में इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। ये प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से आ चुकी तुम्हारे पास, किसकी मेरा बेटा, कॉनकेव मिरर की। हाँ हमजा थैंक यू, ओके चलो, कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, आगे जाके इसके न्यूमेरिकल में बहुत सारा काम करना है हमें, बहुत 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 इत्मीनान के साथ और आराम से चीज़ें जो मैं आप लोग को अभी यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो बार बार जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि इसके न्यूमेरिकल में ये सारी थ्योरी काम आएगी, ये सारा एक दफ़ा ओवरव्यू आ जाएगा आपके पास, तो बहुत आसानी से चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे MCQ नंबर 7 में क्या है, द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, तमाम मिरर के लिए होगा, और इन रिस्पेक्टिव देयर शेप, किसी भी शेप्स का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जी बेटा, इसके लिए सही जवाब, तो सही जवाब हमारे पास इसका ऑप्शन डी होगा, कि शेप के ऊपर नहीं होगा, ये तमाम मिरर के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ एक ओनली कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है। चलो डी इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है, ओके ओके आमिर थैंक यू। चलो बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन डी। अब MCQs नंबर 8 में देखोगे, MCQs नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। बहुत 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 इत्मीनान से और अच्छे से समझना कि बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखो पहली कंडीशन तो एक चीज़ नोट कर लो, ओरिजिनल डायग्राम तो ये तुम्हारे पास ऊपर बनी हुई है, ये जो मैं तुमसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल डायग्राम है तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, अब इस ओरिजिनल डायग्राम में तुम अगर नोटिस करो तो रे ऑफ लाइट ना पैरेलल आ रही है, और ये कॉनकेव मिरर है, आउटसाइड से पॉलिश्ड है। अच्छा, जब ये आउटसाइड से पॉलिश्ड है तो पैरेलल लाइट जब आपके इंसिडेंट होती है ना, तो वो हमेशा किससे जा रही होती है बेटा, तो वो हमेशा हाँ प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। हमज़ा ओके, आमिर थैंक यू, मरियम अलीम ने भी डी कहा, कुरतु लाइन भी आ गई माशाल्लाह, वेरी गुड। चलो ओके मेरा बेटा, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। बोलो बातें समझ में आ रही ना भाई? जी बेटा, बातें समझ में आ रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं माशाल्लाह से, तुम लोगों को कोई टेंशन तो नहीं हो रही। सवालात बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, और क्योंकि पेपर इस साल MCQs बेस आने वाला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा यूनिक टाइप MCQs बन जाए, जिसमें पास पेपर के MCQs खुद से कवर हो जाएं, और जब तुम लोग बुक पढ़ो ना तो बुक की सारी थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो F से पास होके जाएगी यहाँ पर, जैसे ये F है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। ओके हमज़ा, आमिर, मरियम, कुरतुलैन बेटा ओके थैंक यू। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला सवाल, ये तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो गया। अगला सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ठीक है। इसमें है कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, एक दूसरा कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ओनली है, और इसमें अब क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, एक कॉनकेव मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में? जी बेटा, ए बी सी डी में से इसमें कौन सा सिलेक्शन होगा हमारे पास? करेक्ट आंसर बताओगे, शाबाश आमिर। जी हमजा बेटा, चलें जी बेटा, तो इस कंडीशन में देखो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। बिल्कुल इस चारों के ऊपर होता है, इस चारों के ऊपर होता है, एप्लीकेबल है, बिल्कुल इस चारों के ऊपर होता है। हमजा ने भी सही जवाब दिया। ओके ओके डन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ओके बेटा, चलो आमिर आ जाओ बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो एक तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास मैक्सिमम अगर हम नोट कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे लाइट ट्रैवल फास्टर इन। जी भाई, इनमें से सबसे ज़्यादा लाइट की ट्रैवलिंग किसके कौन से मीडियम में होगी? एक वाटर आपके पास गिवन है मेरा बेटा, एयर गिवन है, एक वाटर है, एयर है, गिलास है, डायमंड है। जी, गिलास है और डायमंड है। इसमें अगर तुम नोटिस करो ना तो तुम्हारे पास एयर में सबसे ज़्यादा, हाँ एयर इसलिए क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। आमतौर पर क्या होता है, जब मैं वैक्यूम के बारे में बात करता हूँ ना, वैक्यूम के बारे में बात करता हूँ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली 1 होता है। और एयर के लिए अगर मैं बात करूँगा ना तो एयर के लिए 1.00001 होता है। अब थोड़ा सा ना मेरी बात अच्छी तरह गौर से सुन लेना कि बेसिकली मैं यहाँ पर समझा के आ रहा हूँ। अगर इन चारों ऑप्शन में एयर के साथ साथ वैक्यूम भी गिवन होता, ऑप्शन में किसी ऑप्शन में वैक्यूम भी गिवन होता, तो मुझे बताओ सही जवाब कौन सा होता? जी बेटा, तो मुझे बताओ सही जवाब कौन सा होता? हमज़ा अली, वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा कल नहीं आए थे तुम? ठीक, चलो जी बेटा, एयर अभी तो करेक्ट है। अगर इस चारों ऑप्शन में एयर के साथ वैक्यूम होता ना तो बेस्ट ऑप्शन वैक्यूम होगा। ध्यान में रखना बहुत अच्छे तरीके से कि इन चारों ऑप्शन में अगर मैं वाटर लिख रहा हूँ, एयर लिख रहा हूँ, गिलास लिख रहा हूँ, डायमंड लिख रहा हूँ, तो अगर वैक्यूम मौजूद होता तो वैक्यूम इज़ द बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन वैक्यूम है। अगर वैक्यूम मौजूद नहीं है तो फिर एयर हमारे पास करेक्ट आंसर है। बोलो ये बात क्लियर हुई सबको? जी कुरतुलैन ओके मेरा बेटा आमिर, ओके हमजा अली जी, मोहम्मद हमज़ा, आमिर बेटा डन, मरियम आर यू देयर? समझ आ गया? चले, एक तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई कि एग्जैक्टली अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर ये MCQs नंबर 10 तक हम पहुँच गए। ठीक है बेटा, नाउ अब आगे देखोगे 11 में देखो क्या लिखा हुआ है, द डिविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। हाँ भाई, इनमें क्या होगा, डिविएशन होता क्या है, लाइट रे अपना रास्ता बदल ले। रास्ता किस में बदलते हैं भाई? रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, डिस्पर्जन में या स्कैटरिंग में? जी एवरीवन, जी बच्चा, द डिविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो रिफ्रैक्शन में ये काम होता है। ये चैप्टर नंबर 14 के लिए हमारे पास काम शुरू हो गया है। बेसिकली ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ओके ना, चलें, तकरीबन आंसर सही आ गया, कुरत की तरफ से भी, हमज़ा अली की तरफ से भी और आमिर की तरफ से भी। थैंक यू। चलो भाई ठीक है, तो एक है मरियम अलीम भी आ गई, जज़ाकल्लाह बच्चों। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन वाला मामला यहाँ से भी हमारे पास शुरू हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर आगे हम बात कर लें और उसमें अगर मैं डिस्कस करूँ तुम्हारे पास ओवरऑल MCQs नंबर 12 में, तो देखो 12 में क्या है, 12 में ये बात कह रहा है कि अगर मैं द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर गिलास स्लैब ट्रेस बाय 4 students are shown as A, B, C and D in figure. Which one of them is correct? इनमें से कौन सा सही है? जी भाई, इनमें से कौन सा सही है, कुछ बताएंगे आप लोग? इनमें से कौन सा सही है? तो लाइट रे जब, अच्छा ये एयर है, जहन में रखना, ऊपर में एयर बना लूँ और ये गिलास समझ लो, गिलास मान लो, और नीचे भी एयर है। ठीक है, नीचे भी एयर है। अब होता क्या है
कि ये मेरे पास क्या है, एक नॉर्मल है। जब एयर से गिलास में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, और जब गिलास से एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, यस और नो। चलो भाई मरियम ओके, ओके हमजा जज़ाकल्लाह, ओके बेटा आमिर डन बेटा, ज़बरदस्त कुरत थैंक यू। चलें तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आ रही है भाई। और डायग्राम वाला सवाल इसी तरह पिक करेंगे। मैं तो ये अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि मैक्सिमम आपको मैं थ्योरी की फीलिंग यहीं से करा दूँ ना, ताकि तरतीब आपके पास बहुत अच्छी हो जाए। और आज भी अनाउंसमेंट के मुताबिक कि पेपर होगा ज़रूर, पेपर के बगैर गुजारा नहीं है आपका, ठीक है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी सारी चीज़ें अपडेटेड हों और आपको बहुत 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 अच्छी तरीके से कंसेप्शनली सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है ना। नाउ अब MCQs नंबर 12 के बाद हम 13 में चलते हैं। द लेंस विच कन्वर्जेस अ बीम ऑफ पैरेलल रे टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। हाँ भाई, एक पैरेलल रे, एक लेंस की बात हो रही है, और अगर सारे के सारे पैरेलल लाइन, सारे के सारे एक पैरेलल लाइन है और एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज कर रहा है इस तरह से, इस तरह से, तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे हम। बिल्कुल ठीक, डन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं हम। और कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, वो एक कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, ठीक है। चलें भाई, बात समझ में आ गई आमिर, ओके बेटा डन। हमज़ा अली मोहम्मद हमज़ा, ओके बेटा परफेक्ट हो गया माशाल्लाह, कुरतुल-आइन भी आ गई, जज़ाकल्लाह बच्चों। चलें नेक्स्ट, उसके बाद देखो MCQs नंबर 14 में आ लेंस विच डाइवर्जेज अ बीम ऑफ पैरेलल। अब डाइवर्ज कर रहा है, तो जब डाइवर्ज करेगा तो आंसर कौन सा होगा भाई। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए अगर तुम्हें याद हो तो डाइवर्जिंग लेंस तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई। डाइवर्जिंग लेंस के लिए तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इसका फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, इसका फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव आता है। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो कॉनकेव लेंस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। ओके बच्चों, हमज़ा आमिर और हमज़ा अली कुरत थैंक यू, सबका आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश, ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। अब सवाल नंबर 15 में क्या है, आ कन्वर्जिंग लेंस इज। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, थिकर इन सेंटर एंड थिनर एट एंड, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है थिकर एट द एंड एंड थिनर एट द सेंटर, और थिकर एट बोथ एंड थिन एट बोथ सेंटर, ठीक है। इनमें से क्या होगा भाई जी बच्चे, इनमें से क्या होगा। कन्वर्जिंग लेंस को ध्यान में रखना, कन्वर्जिंग लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, सेंटर से थिक होता है, बिल्कुल सेंटर से थिक होता है। हाँ, इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन ए सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर नहीं लगा भाई, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह नोट कर लेना, ए इसका सही होगा। ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है हमारे पास, ऐसा बनता है। तो ये थिकर होगा सेंटर से और थिनर होगा एजेस से, कॉर्नर से, ठीक है, एंड से। चलें, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ये सही नहीं, ठीक है, डन, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट उसके बाद 16 देखोगे, द डाइवर्जिंग लेंस। हाँ भाई, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, इसका बिल्कुल उलट। अगर मैं थिकर की बात करूं तो वो एंड से होगा, और थिनर की बात करूं तो वो सेंटर से होगा। तो इसका डायग्राम कुछ यूँ बन जाता है ऐसा, ठीक है भाई। और ये है ये कंडीशन, ये है ये कंडीशन, और ये थिकर एट द कॉर्नर्स, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो इसको अगर तुम देखोगे थिकर एट सेंटर, ये रेसिप्रोकल आया हुआ है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा इसका। और ऑप्शन बी को देखोगे तो इसको हम लोगों ने इस डायग्राम के मुताबिक डिस्कस कर लिया, ओके ना। तकरीबन हमज़ा
आमिर सबका आंसर सही आया हुआ है, हमजा अली का भी आंसर सही आया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे बेटा 17 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट होगा एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड। जी भाई, अब इसको देखो, इसमें क्या होगा, अगर मैं एक लेंस आपको ऐसे समझा दूं, ठीक, अब इसको अगर मैं तुम्हारे पास डिस्कस करूं ना, अब इसको मैं तुम्हारे पास डिस्कस कर लूं तो ये ऐसा काम होगा, और ये एक ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और ये कहलाता है फोकल पॉइंट, जहाँ पर पैरेलल रे ऑफ लाइट आकर कन्वर्ज करती है, तो ये फोकल पॉइंट कहलाता है। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। बोलो समझ आई बात? हमजा ओके बेटा, चले परफेक्ट, ओके आमिर, हमजा अली, जज़ाकल्लाह। चलो बच्चों, तो ये कंडीशन हमारे पास ऐसे अरेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है भाई। चलें नेक्स्ट, ओके, हाँ बिल्कुल ठीक हमजा, थैंक यू, ओके हमजा अली। चले नेक्स्ट 18 में देखोगे, 18 में, अच्छा 18 में द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड। हाँ भाई, लेंस के दो सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करना है। कैसे? देखो एक लेंस है मेरे पास ना, इस तरह का लेंस है, आमतौर पर हम कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन बनाई, ये इसका फोकल लेंथ है एफ, ये भी एफ है, और नोट करो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f कहते हैं, ये डिस्टेंस है ना 2f, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को ज्वाइन करेगा, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हमजा थैंक यू, ओके हमजा अली। चलें आमिर, आर यू देयर? चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ओके। चलें, डायग्राम से बहुत अच्छी तरह नोट कर लेंगे, ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, लेंस का डायमीटर क्या कहलाता है भाई? लेंस का डायमीटर तो ऐसे कहलाता है, ये देखो, ये एक लेंस बना लिया, अब लेंस का ये डायमीटर बना लिया। लेंस का ये जो डायमीटर बेसिकली क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। लेंस का ये डायमीटर बेसिकली क्या कहलाता है मेरा बेटा? अपर्चर कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास होगा अपर्चर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अपर्चर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है, ठीक है। इज इट क्लियर ना एवरीवन? जी आमिर, हमजा अली, जी भाई, कुरतुलैन, मरियम बेटा, क्लियर हुआ ये बात? ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई बेटा। चलें, अपर्चर वाली बात तो अभी हम लोग ने यहाँ पर ऐसे कर ली, ठीक है। अफीरा रहमान लेट आया आज, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। मरियम अलीम भी आ गए। चले, एक तो यहाँ से ऐसी कंडीशन। नंबर 20 में देखोगे, द फिक्स पॉइंट लाइंग इन साइड और आउटसाइड ऑन इट्स एक्सिस सच डैट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट्स सरफेस ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड। जी भाई, इनमें से एक फिक्स पॉइंट है लाइंग इन साइड आउटसाइड ऑन इट्स एक्सिस सच डैट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सफ़र नो डिविएशन, इसमें से कोई डिविएशन नहीं होती। तो एक चीज़ अच्छी तरह से समझना, देखो अगर मैं एक लेंस बना भी लूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, अब लाइट रे जो, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर में क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब दो चीज़ समझो, जो पॉइंट में बनाया हूँ ना वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, और जो लाइन में बना रहा हूँ वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसको समझो, अब अगर जो लाइन इसके पैरेलल आएगी ना, ये तो कन्वर्ज होगी, पैरेलल लाइन तो कन्वर्ज होगी। और अगर कोई लाइन इस तरह हो, अगर कोई लाइन इस तरह हो कि वो ऐसे पास हो, नो डिविएशन, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइन पास होगा ना, हाँ बिल्कुल, तो इसमें डिविएशन नहीं आती। बोलो बात समझ आ गई बच्चों? एवरीवन क्लियर हुआ? जी बच्चों, कुरत मेरा बेटा क्लियर हुआ ये? चलें एवरीवन,
जी मरियम जज़ाकल्लाह। ओके वी हैव ऑल्सो हमज़ा अली, मोहम्मद हमज़ा, आमिर ख़ान। ओके एवरीवन, चलो ये बात तो समझ में आ गई। एमसीक्यूज़ की हद तक हमें बस नंबर 20 एमसीक्यूज़ तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, अभी तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोग को बहुत स्मूथली समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एक तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद आंसर देखो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हाँ भाई, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस या माइनस, जी प्लस या माइनस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जी कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा इसका पॉजिटिव होता है और इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं ये वाली, इस वाली कंडीशन में। तो ये पॉजिटिव फोकल लेंथ में बात होती है, पैरेलल ले आकर एक पॉइंट पर आकर फोकस कर जाती है। ठीक है, चले एक बात तो यहाँ से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म हो गई। फिर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस। जी भाई, कॉन्केव लेंस के लिए तो कॉन्केव लेंस अगर मैं आपके लिए बना लूँ ऐसे, ये देखिए, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। और डाइवर्जिंग लेंस से अगर मैं नोटिस करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास -f। ओके ओके मेरा बेटा, चले डन हो गया। अभी तक की चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? ये बताओ भाई, एक दफ़ा फीडबैक दे दो, सब चीज़ सही चल रहा है माशाल्लाह। हमज़ा, आमिर, कुरत बेटा, और वी हैव मरियम, हमज़ा अली ऑल्सो। जी एवरीवन, चैट बॉक्स में अच्छी तरह एक दफ़ा मुझे रिस्पांस कर दो, सारी चीज़ें स्मूथली सही चल रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज़ बेस में तो बहुत 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 फोकस होना चाहिए, और ये फोकस रह कर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और कोशिश किया करो कि अगर कोई एमसीक्यूज़ वगैरह में कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो सिर्फ यस नो बोलने से काम नहीं चलता, सवाल ज़रूर पूछा करें, बिल्कुल पूछा करें सवाल। ठीक है, चलें। ओके की रिपोर्ट है सर। ओके भाई, हमज़ा अली जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया नेगेटिव। अब यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जी भाई, पावर ऑफ लेंस के यूनिट, तो पावर ऑफ लेंस के यूनिट में अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास इसकी कंडीशन ये बनेगी। देखो, पावर ऑफ लेंस के लिए होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, है ना, लेकिन ये होता है इन मीटर। अगर मैं f इज़ इक्वल टू 100/f लिखूं तो ये होगा इन सेंटीमीटर, और p इज़ इक्वल टू 1000/f लिखूं तो ये होगा इन मिलीमीटर। ठीक है, यूनिट में अच्छी तरह याद रखना। डायोप्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, डायोप्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो डायोप्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी क्लियर है। ठीक है मेरे बेटा, समझ आ रही है बात? ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा, माशाल्लाह। जी बच्चों, चलें, ओके चलें, डन। ओके माशाल्लाह, सेट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 23 के बाद 24 में देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, हाँ भाई, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस, जो इससे पहले वाले एमसीक्यूज में भी गया था कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये एक पॉइंट पर आकर फोकस करती है, एक पॉइंट पर आकर फोकस करती है। ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट। उसके बाद 25 में देखो, ये थोड़ा अच्छे से समझना है भाई। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस एज शोन। अब एज शोन वाली बात ना पहले समझना, इसमें कौन सी डायग्राम पहले तुम्हें दिखा रहा है। तो तुम्हें जो दिखाया जा रहा है ना, तुम्हें दिखाया जा रहा है ये डायग्राम, ये वाला, ये डायग्राम दिखाया जा रहा है तुम्हें।
ये डायग्राम है तुम्हारे पास। इस पे नोट करो, अभी हम लोग ने थ्योरी में क्या पढ़ी है पहले ये समझो। थ्योरी में अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा है कि लाइट रे अगर पैरेलल आएगा तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। अब अगर जो डायग्राम में तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, वो प्रिंसिपल फोकस से लाइट आ रही है तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब ये जो आगे जाके पैरेलल हो रहा है ना, तो इस पैरेलल कंडीशन में एक ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। हाँ भाई, तकरीबन बच्चों ने जवाब दे दिया है कि सर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से लाइट आ रही है और आगे जाकर पैरेलल हो गई। जी मरियम जज़ाकल्लाह, ओके बेटा। आमिर चलें, और हमज़ा, मोहम्मद हमज़ा और हमज़ा अली ऑल्सो, चलें परफेक्ट हो गया। आमिर चलो, बात समझ में आ गई। ऐसा सच कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, पहले मुझसे थोड़ी सी बात कर लो, बात समझ में आ रही है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चल रहा, चीज़ें अच्छी तरीके से स्मूथली चल रही हैं माशाल्लाह तुम लोगों के साथ। जी बेटा, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। और डायग्राम वाला सवाल तो बहुत 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 अच्छे तरीके से तुम्हें समझना है। इस डायग्राम वाले सवाल को जब तुम करके जाओगे ना एग्ज़ाम में, तो इससे अगर कोई थ्योरी के सवाल भी आ जाएँ, अभी तक तो कोई इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि MCQs बेस ही पेपर बनने जा रहा है। उसके न्यूमेरिकल का सेशन तो हमने बिल्कुल लाजमी रखना है कि उसमें अब 50% तो MCQs आ गया। अब 50% MCQs आ गया, वो MCQs को अगर यहाँ से तुम थोड़ा सा पढ़कर चले जाओगे ना, तो चीज़ तुम्हारे लिए चीज़ों को करना और उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। ओके ओके हमज़ा, ओके हमज़ा अली, मरियम भी आ गई। ओके करो तो लाइन, आर यू देयर, आमिर आर यू देयर। चलो अब 26 में क्या बोल रहे हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन साइड द फोकस इज इन कन्वर्जिंग लेंस देन इमेज इज़। हाँ भाई, इमेज कैसे बनेगी, इन साइड द फोकस बोल रहा है। अब इन साइड द फोकस में क्या होता है, पहले सुन लो, ये केस नंबर 6 है ये तरीके से। अब वो केस नंबर 6 कैसे समझ में आता है हमें, पहले इसको समझो। अगर मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ ना तुम्हारे लिए, तो ये डायग्राम तुम्हारे पास अरेंज होगा कुछ इस तरह से कि ये लाइट रे, और एक मैं लेंस बना लेता हूँ तुम्हारे लिए, ये लेंस, ठीक। अब अगर ये एक लेंस है और इस लेंस से ये एक लाइन बनी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस से बात करूँ तो ये इसका F है, फोकल पॉइंट, ये 2F है, जिसको हम आमतौर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ये F है, ये 2F है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब नंबर 1 है यहाँ। अच्छा, ये पहला केस है तो इमेज यहाँ बन जाएगी नंबर 1 में। दूसरे केस में बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है बिटवीन F एंड 2F। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम रख लेते हैं मेरा बेटा 2F पर, तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2F पर। चौथा केस दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाता है, बिल्कुल ऐसे, नंबर 4। और 5 1 का रेसिप्रोकल बन जाता है, यहाँ पर 5 बनेगा। लेकिन अगर यहाँ रख लिया जाए, जैसे ही लिखा हुआ है ना, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द फोकस इन कन्वर्जिंग लेंस देन, अगर 6 केस ऐसा हो तो अब इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है ना मेरा बेटा, वो तुम्हारे लिए ऐसे बनेगी। अपराइट ऐसे बनती है। और ऑप्शन सी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक। दिस इज़ व्हाट वी हैव द आंसर। बोलो ये बात समझ में आई सबको? जी बच्चा, टोटल 6 केसेस हैं, जहन में रखना। इन 6 में से 5 केस ऐसे हैं, मैं लिख देता हूँ, 5 केसेस में रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, और एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आ गई बहुत तरीके से।
क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई मेरे बच्चों? जी बेटा लोग, क्लैरिटी आ गई बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह। चले, एक तो केस हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है मेरा बेटा 27 में, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f इन कन्वर्जिंग लेंथ देन इमेज इज़, हाँ भाई बियॉन्ड 2f में इमेज क्या होगा? तो एक बात थोड़ा सा अच्छी तरह याद रखना, एक बात थोड़ा अच्छी तरह याद रखना बेटा कि मेरे पास ना केसेस के लिहाज से अगर मैं देखूं, तो केसेस के लिहाज से अगर मैं तुम्हें देखूं, नंबर 1 इनफाइनाइट या इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दो, नंबर 2 बियॉन्ड 2f रख दो, नंबर 3 एट 2f रख दो, नंबर 4 बिटवीन f एंड 2f रख दो, नंबर 5 एट f रख दो, नंबर 6 विद इन f रख दो, विद इन f रख दो। तो इस कंडीशन में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, इस कंडीशन में ये 2f है, ये f है। तो ऐसे में अगर सिर्फ मैं इमेज के बारे में बात करूं तो ये मैग्नीफाइड होगी, ये मैग्नीफाइड होगी। अब बियॉन्ड 2f वाले में यहाँ बन जाता है मेरा बेटा स्मॉल होगा, ये इक्वल हो गया, मिड पॉइंट कहलाता है 2f। फिर इसके लिए लार्ज हो, ठीक है, ये बड़ी इमेज बन जाएगी। इसके लिए तो और ज़्यादा हमारे पास इमेज बड़ी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, डिमिनिश का वर्ड इस्तेमाल आना चाहिए, यहाँ पर मैग्नीफाइड होगा और डिमिनिश का वर्ड इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा छोटी, जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये होगा डिमिनिश, बहुत ज़्यादा छोटी। ये टोटल 6 केस है जो तुम्हें पढ़ना है। अब विद बियॉन्ड 2f, तो बियॉन्ड 2f वाला केस तो ये वाला है तुम्हारा, तो ठीक है। अब जब ये बनेगा तो हमारे पास अब सही कौन सा आएगा भाई? जी, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा बेटा, बोलो? रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल द साइज, डिमिनिश छोटा, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ओके मेरा बेटा, डन? हाँ बिल्कुल, स्मॉल या डिमिनिश वाले मसला, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये 6 केस अच्छे तरीके से तुम्हें याद होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, तो आने वाले सवालात में तुम फिर नहीं प्रॉब्लम होगी तुम्हें। लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाँ भाई याद है, लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल, एक होता है Q/P, ये होता है HI/H0। अच्छा, अब Q को हम क्या पढ़ते हैं? Q को पढ़ते हैं हम इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज का फासला। अच्छा, P जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। H0 जो है साइज बोल सकता हूँ मैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI साइज ऑफ इमेज, इमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, डन। समझ आ गई मेरे बच्चों? ओके, ठीक है, चलें, बात समझ में आ गई? डन मेरे बच्चों?
डन हमजा, ओके की रिपोर्ट हो। चलो चलें, डन डन, परफेक्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ तक की बात तो हमारे पास समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे 29, डबल कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, डाइवर्जिंग लेंस की क्या कंडीशन थी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए भाई, हाँ विद इन द फोकस, हाँ वर्चुअल इमेज जो बनाता है, ये ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। टोटल केसेस कितने, 6 केसेस हैं। 6 में जो नंबर 6 है ना, जिसमें विद इन द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है लाइक अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ रख दिया जाए। बोलो ओके की रिपोर्ट आई ना बेटा जी, यस और नो एवरीवन जी बच्चों, ऐसे ही है। चलें, एक तो कंडीशन विद इन द फोकल लेंथ वाली आ गई, विद इन द फोकस हमारे पास अरेंज हो गया ये, ओके। नेक्स्ट उसके बाद अब देखोगे हमजा अली, हमजा ओके मेरा बेटा। 31 में देखोगे 31, अच्छा अब 31 में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f द कॉन्वेक्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंथ द इमेज विल बी, हाँ भाई अभी पढ़ाया था ना मैं, बिटवीन एफ एंड 2f होगा, तो इमेज क्या होना चाहिए, इमेज क्या होना चाहिए भाई, तो इमेज अब बड़ी बनेगी, बड़ी, ठीक है। तो हाँ शाबाश, बेहतरीन, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। और ये केस कौन सा है भाई, ये केस नंबर 4 है, ये केस नंबर बिटवीन एफ एंड 2f रखोगे तो केस नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, केस नंबर 4 आ जाएगा, जो कि इससे पहले भी मैं तुम्हें दिखा रहा था। इससे पहले एक केस लिखकर मैं तुम लोग को देखो, केस नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 27 में देखोगे केस नंबर 4 आ गया ना तुम्हारे पास, देखो उसमें लिखा हुआ है बिटवीन एफ एंड 2f, तो इस कंडीशन में मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 27 देख लो और एमसीक्यूज नंबर 31 भी देख लो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन तकरीबन सेम हो जाएंगे। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई केस 4 में हमजा, थैंक यू, ओके हमजा अली, आमिर। अच्छा अब अगला सवाल देखो, A convex lens forms a virtual image only when the object lies। हाँ convex lens कब बनाता है भाई virtual image, जी बेटा convex lens कब virtual image बनाता है, इसका जवाब तो अब तुम लोग खुद दो, ये तो बहुत आसान हो गया। अभी तक जितनी भी थ्योरी में डिस्कस कर रहा था वो सारी चीज़ें तुम लोग के लिए, हाँ शाबाश हमजा, थैंक यू, मोहम्मद हमजा ने सबसे पहले आंसर दिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर विद इन द फोकल लेंथ, इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलें, यहाँ तक की बात तो हमारे पास क्लियर हो गई, आमिर जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट 32 में देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, जी तो कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम ही हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, यह भी एमसीक्यूज हो चुका है तुम्हारे लिए, ऐसे ही था ना बेटा, ये एमसीक्यूज भी तुम्हारे लिए अच्छी तरीके से हो चुका है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है। 33 में देखोगे, हाँ डिफेक्ट फाउंड इन लेंसेस, हाँ भाई कितने डिफेक्ट लेंस में आमतौर पर मिलते हैं हमारे पास, तो कुछ याद है, कुछ अपनी थ्योरी का याद आ रहा है, डिफेक्ट ऑफ लेंस, लेंस में कितनी किस्म के नक्स होते हैं, नकायस होते हैं, जी बेटा क्रोमेटिक एबरेशन ओनली और स्फेरिकल एबरेशन। चलें, नजफ अली, चलो भाई ईद के बाद पहली दफ़ा आया ये क्लास में, कल नहीं था, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नजफ कल नहीं आए क्लास में, पूरा एक लेक्चर ज़ाया किया तुमने वेव मोशन का, ठीक, क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, इज़ द करेक्ट वन। चलें ओके, नंबर 33 देखोगे,
in the compound microscope consist of, compound microscope consist of जी two concave lenses, two convex lenses, a concave and a convex lens, and none of these. सर विलेज से आ जाऊँ, गाँव गए हुए थे नजफ। अच्छा भाई, दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है आमतौर पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, लेकिन जहन में रखना ऑब्जेक्टिव, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक, और एफ ई को कहते हैं आई पीस, आई पीस। और एफ नॉट इज ग्रेटर देन, सॉरी एफ नॉट, एफ ई लिख लो, एफ ई इज ग्रेटर देन एफ नॉट, ये शर्त है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आई पीस के मुकाबले में कम होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फोकल लेंथ के बारे में भी हो सकता है सवाल आ जाए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें याद हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 35 में, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ जी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन eyepiece is greater than objective, both are equal in focal length, lenses of any focal length can be used। हाँ, इनमें से कोई भी लेंस इस्तेमाल हो सकता है। तो बच्चों ने जवाब दे दिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बिल्कुल, आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में ज़्यादा होता है। आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में ज़्यादा होता है। आईपीस इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्टिव, आईपीस इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्टिव। जी बच्चों, चले, तो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास रहता है। इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा पास पेपर का, ठीक है, दोनों टॉपिक के। पास पेपर तो बुक के सवालात ऐसे ही कवर हो जाएंगे तुम्हारे पास इंशाल्लाह, ठीक है। चलें अब देखें 36, द फाइनल इमेज सीन बाय द आई थ्रू द माइक्रोस्कोप इज, जी भाई, फाइनल इमेज कैसे नज़र आती है हमें? फाइनल इमेज कैसे नज़र आती है माइक्रोस्कोप से? जी बच्चा, रियल एंड मैग्नीफाइड, रियल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इनमें से। जी बच्चा, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा? हाँ भाई, तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड बड़ी नज़र आती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप को तो हम उन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर जो आमतौर पर हमें नेकेड आइट से नज़र नहीं आता, ठीक। तो एमसीक्यूज़ यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हो गए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चैप्टर के। मैं कोशिश कर रहा था इसमें से बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अभी कवर करा दूँ, ताकि न्यूमेरिकल बेस क्लास जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूँगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसीलिए आप नोट कर रहे होगे। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का ये नंबर 1 है। नंबर 2 जब नेक्स्ट वीक में मैं मंडे को क्लास करूँगा तो दोनों के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है। आज का लेक्चर ओके रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हाँ भाई, आमिर, मोहम्मद, हमज़ा, अली और मरियम है, नजफ़ भी आ गए, ओके, और वी हैव कुरत ऑल्सो। चले बच्चों, ठीक है, ये तमाम बच्चे हमारे पास मौजूद थे और बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर तुम लोग को समझ में आ रहे थे। उसे लाइक शेयर ज़रूर करना और दूसरे बच्चों तक इसे ज़रूर शेयर करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके, ठीक है भाई। चलें, जज़ाकल्लाह, अभी आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मुलाकात होगी इन्हीं दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एवरीवन।